हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशंस कर रहे होंगे अपकमिंग एग्जामिनेशंस का। एसएससी ने नोटिफिकेशंस रिलीज़ कर दिया है एसएससी जेई 2022 एग्जामिनेशंस का। तो इस वीडियोज़ में मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं कि कैसे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, एज के रिक्वायरमेंट क्या है। तो एसएससी जेई 2022 एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग मैं आपको पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियोज़ को अच्छे से देखिए और आपके जो भी डाउट्स हैं आप अपने सारे डाउट्स यहाँ से क्लियर कर सकते हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियोज़ को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर्म फिलअप का जो डेट रखा गया है, डेट फॉर सबमिशंस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, ये आपका 12 अगस्त से लेके 2 ऑफ सितंबर तक है। और लास्ट डेट आप फॉर्म फिलअप का है 2 सितंबर। लास्ट डेट फॉर द एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चलान आपका 2 सितंबर तक आप जनरेट कर सकते हो। और फी पेमेंट का लास्ट डेट 3 सितंबर है। तो आप लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, फॉर्म स्टार्ट हो गया है, फॉर्म फिलअप आप कर सकते हो। तो आप जितना जल्दी हो सकता है फॉर्म फिलअप कर लीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में ऐसा होता है कि काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है, कभी सर्वर इशू होता है, तो आप उस समय काफ़ी दिक्कत आपको आ सकती है। तो जितना जल्दी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं उतना जल्दी फॉर्म फिलअप कर लीजिए। उसके बाद आप लोगों को अभी शेड्यूल नहीं बताया गया कि कब एग्जामिनेशंस होगा, डेट नहीं बताया गया, लेकिन टेंटेटिव आपको मंथ बता दिया गया है कि नवंबर के मंथ में एग्जामिनेशंस होंगे। और पेपर 2 का अभी डेट आपको नहीं यहाँ पे कन्वे किया गया है। अब जैसे मान लीजिए आप फॉर्म फिलअप करते हैं और कहीं भी किसी भी प्रकार के मिस्टेक्स हो जाते हैं, तो आपका ये विंडो ओपन हो जाएगा 4 तारीख से। तो आप अपना फॉर्म करेक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको कुछ पेमेंट भी लगेगा, एडिशनल चार्जेज, अगर आप फॉर्म करेक्ट करते हैं। तो इसीलिए जब भी आप फॉर्म फिलअप करें तो पूरे सावधानी के साथ फॉर्म फिलअप करें कि कहीं भी कोई मिस्टेक्स नहीं हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझते हैं। तो आपको पता है कि इसमें जो भी पोस्ट मिलते हैं वो ग्रुप बी का पोस्ट रहता है, नॉन गेजिटेड, और लेवल 6 में आता है, जिसका कि आपको यहाँ पे बेसिक पे मेंशन है और 7th सेंट्रल पे कमीशंस के अंदर आता है। डिटेल्स ऑफ पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं कि कौन कौन से पोस्ट के लिए ये एग्जामिनेशंस कंडक्ट किया जाता है। तो बीआरओ हो गया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस, अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो आप बीआरओ ज्वाइन कर सकते हैं। सीपीडब्ल्यूडी, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशंस, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो इसके लिए एलिजिबल कौन कौन से ब्रांच हैं, तो ये मेनली 3 ब्रांच के लिए रहता है, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। अदर ब्रांच जैसे कि CS एंड IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारा ऑर्गेनाइजेशंस मेंशन है कि किस किस ऑर्गेनाइजेशंस में आपका वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। तो सेंट्रल वाटर कमीशंस, डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, फरक्का बैराज प्रोजेक्ट, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, नेशनल टेक्नोलॉजिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग्स एंड वाटरवेज। तो ये सारा चीज़ दिया गया है। वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ क्या होगा, तो अभी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ आपको नहीं है गिवन। ये हो सकता है 10 से 15 दिन में आपको वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा कि टोटल वैकेंसीज़ क्या है, क्योंकि अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। जेई जो 2019 के जो स्टूडेंट्स थे और 2020 के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जेई क्वालिफाई कर लिया है और सारा चीज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस ऑलरेडी हो चुका है, तो उसके अभी ज्वाइनिंग नहीं हुए हैं। तो उसके बेसिस पे भी बच्चों कुछ वैकेंसीज़, उसका भी वैकेंसीज़ ऐड किया जाएगा। तो अभी आपको वैकेंसीज़ यहाँ पे नोटिफाई नहीं किया गया। अगर हम रिजर्वेशंस की बात करें तो रिजर्वेशंस जैसा रहता है हर एग्ज़ाम में, तो सेम इस एग्ज़ाम में भी उसी तरह का आपको जो सेंट्रल रिजर्वेशंस मिलता है तो वो रहेगा SC ST का, OBC का, EWS और PWD। तो इस तरह से आपको यहाँ पे भी वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगे कि किस तरह से आपको रिजर्वेशंस यहाँ पे मिलेगा। तो जो सेंट्रल का रिजर्वेशंस रहता है वही रिजर्वेशंस आपको यहाँ पे दिया जाएगा। अब देखिए ये भी मेंशन है कि किस पोस्ट के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डिसेबिलिटी, सुटेबल कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क की, अगर आपके अंदर अगर कोई डिसेबिलिटी भी है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो ये सब चीज़ें आपको मेंशन कर दी गई है। तो अगर आप डिसेबल कैंडिडेट हैं तो आप ये चीज़ों को देख लीजिएगा अच्छे से कि क्या आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो बच्चों। उसके बाद आप देख सकते हैं कि द सुटेबिलिटी ऑफ पोस्ट फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी इंडिकेटेड इन द टेबल एबव शैल बी सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस इफ एनी ऑब्जेक्टेड बाय आइडेंटिटी, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन की गई है रिजर्वेशंस के रिगार्डिंग। और जैसे अगर हम BRO की बात करें, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस में, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं।
ठीक है। नेशनल सिटीजनशिप, तो आपको सिटीजनशिप तो दिया ही गया है और ऑब्वियस सी बात है कि आप सभी इंडियन ही होंगे, तो ये सारे सिटीजनशिप के रिगार्डिंग है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। तो देखिए एज लिमिट यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है कि क्या एज लिमिट रहने वाला है। तो आपका जो एज कैलकुलेट होगा वो 1 जनवरी 2022 के बेसिस से कैलकुलेट होगा। तो काफ़ी ज़्यादा एज है इसमें, अप टू 30 ईयर्स आपका एज लिमिट है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे होंगे तो 30 ईयर्स तक आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। BRO सभी में आपको 30 ईयर्स का दिया गया, 30 किसी किसी में 32 भी है। जैसे सेंट्रल वाटर कमीशंस में आप देख रहे होंगे कि अप टू 32 ईयर्स है, ठीक है। कुछ में आपको 32 ईयर्स हैं और कुछ में आपको 30 ईयर्स भी हैं। तो एज यहाँ पे ज़्यादा मेजर रोल प्ले नहीं करेगा। आप, मुझे पता है कि सभी बच्चों का मैक्सिमम एज 30 से कम ही होगा। और अगर आप OBC SC ST इन सब कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कुछ रिलैक्सेशंस भी दिया गया है। जैसे SC ST को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशंस है, OBC को 3 ईयर्स का है, PWD अनरिजर्व्ड को 10 ईयर्स का है, और अगर PWD OBC हैं तो 13 ईयर्स, सिमिलरली SC ST वाले को 15 ईयर्स। तो ये सारे दिए गए हैं कि अगर आपको एज क्राइटेरिया अगर आप बियॉन्ड कर रहे हो तो उसके लिए आपको रिलैक्सेशंस कुछ दिया गया है। डेट ऑफ बर्थ जो आप 10th के आपका मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ होगा उसी के बेसिस से आपका कैलकुलेशंस होगा। तो जब आप फॉर्म फिलअप करें तो इन सब चीज़ों को अच्छे से देख लीजिए कि आपने डेट ऑफ बर्थ कौन सा फिल किया है, ठीक है। और एक्स सर्विस मैन अगर आप हैं तो उसके लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। और यहाँ पे ये आपको पूरा बताया गया है 7.7 में कि एक्स सर्विस मैन किसे कहा गया है। एन एक्स सर्विस मैन मीन्स अ पर्सन। तो आप इसको देख लीजिएगा अगर आप एक्स सर्विस मैन से बिलोंग करते हैं तो। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशंस एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, ये भी आपको लास्ट में दिए गए हैं कि फॉर्मेट क्या होगा आपका SC ST सर्टिफिकेट का, OBC सर्टिफिकेट, EWS का और इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस का, इन सब का सर्टिफिकेट कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको दे दी गई है। तो जो भी EWS का सर्टिफिकेट होता है या OBC का होता है तो करंट फिनेंशियल ईयर का ज़रूरत होता है। तो जैसे अभी 22-23 है तो 22-23 का आपका रहना चाहिए। तो आपने नहीं भी बनवाया है तो आप उसको बनवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी डेट भी है और उसके बाद वाला भी वैलिड होगा। जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स इससे पहले भी जिन्होंने ज्वाइन किया है SSC JEE को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, तो वो करंट फिनेंशियल ईयर्स का आपसे मांगते हैं, या जब भी एग्ज़ाम फॉर्म आया था तो उस ईयर का आपसे SC ST या OBC या आपका EWS का सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आप उस ईयर का सर्टिफिकेट बताइए जब फॉर्म आया था। तो बच्चों, आप अगर आपने अभी तक नहीं बनाया तो आराम से आप बना सकते हो। आप फॉर्म फिलअप कर लो, उसके बाद भी फॉर्म बना सकते हैं आप अपना सर्टिफिकेट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्वालिफिकेशंस की बात करें तो देखिए क्वालिफिकेशंस जो आपका कंसिडर किया जाएगा वो 2 सितंबर से, ठीक है, एज ऑन 2 सितंबर 2022। तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। जैसे काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी जस्ट एग्ज़ाम दिया है, अपना बीटेक का 8th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया है और अभी तक उनका एग्ज़ाम रिजल्ट जो है वेटेड है, यानी कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो उस केस में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर आपका रिजल्ट 2 सितंबर से पहले आ जाता है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो उम्मीद कीजिए कि आपका रिजल्ट जल्दी आ जाए, नहीं तो आप अपने कॉलेज से कंसल्ट कर सकते हो कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट पब्लिश कर दें। तो आप एलिजिबल हैं, जो भी बच्चे इस साल एग्ज़ाम दिए हैं या इस साल जो पास आउट हैं वो हैं, और जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो वो भी एलिजिबल हैं, ठीक है। जूनियर इंजीनियर, अगर BRO की बात करें या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, तो आप यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स, या 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट्स और बोर्ड। तो आपका 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में, और एंड भी लिखा हुआ है साथ ही साथ 2 इयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्लानिंग, एग्जीक्यूशंस, मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स। यानी कि बच्चों, आप अगर BRO में ज्वाइन करना चाहते हो या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, तो आपको डिग्री है तो एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए प्लानिंग, एग्जीक्यूशंस, मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स में। सिमिलरली अगर हम जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल BRO एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात करें तो इसमें भी सेम रिक्वायरमेंट्स है कि या तो आपका इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में डिग्री होना चाहिए। अगर आपका डिग्री नहीं है, आपने डिप्लोमा किया है, तो आपको एक्सपीरियंस भी यहाँ पे रहना चाहिए 2 साल का। तो ये काफ़ी बच्चों के माइंड में कन्फ्यूजन रहता है कि डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, BRO के लिए। तो ऐसा नहीं है, आपको एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो 2 साल का आपका एक्सपीरियंस रहना चाहिए। जूनियर इंजीनियर CPWD की बात करें तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स, यानी कि आपका डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री भी है तो आप जूनियर इंजीनियर सिविल CPWD ज्वाइन कर सकते हैं।
सिमिलरली इलेक्ट्रिकल का भी जो CPWD का है, तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर सिविल सेंट्रल वाटर पब्लिक रिसर्च स्टेशन, उसमें भी आपका डिप्लोमा है। तो डिप्लोमा है तो हायर डिग्री तो एलिजिबल है ही, ठीक है, हायर एलिजिबल हैं। और कुछ कुछ में ऐसा है कि अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए, जैसे जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नेवल में, तो आप देख सकते हो डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आपका जो डिग्री होना चाहिए वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स, और क्या रहना चाहिए, और 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस प्लस 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव फील्ड, और साथ ही साथ 2 साल का आपको एक्सपीरियंस भी रहना चाहिए। एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मैटर करता है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, इसमें भी आपका सेम कंडीशंस है कि डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका रहना है, अगर डिप्लोमा आप किए हो तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि डिप्लोमा वाले किस किस के लिए एलिजिबल हैं। तो मैक्सिमम पोस्ट में आप एलिजिबल रहते हैं, लेकिन कुछ पोस्ट में ऐसा है कि आप अगर डिप्लोमा किए हो तो आपको एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत होती है, 2 साल की एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत है मैक्सिमम कुछ पोस्ट में। तो वो आप देख लेना कि किस किस पोस्ट में आपको मैकेनिकल में मतलब आप अगर फॉर्म फिलअप करते हैं तो किस किस पोस्ट में आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। जैसे आप MES में मान लीजिए, या डिफेंस का ये सब जो पोस्ट है, या BRO है, तो उसमें आपको एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को समझते हैं। तो जैसे आपका प्रूफ ऑफ हैविंग एक्वायर्ड द मिनिमम, जैसे आपका जो भी प्रूफ होना चाहिए कि आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ये है, तो आपका ऐसा रहना चाहिए कि वो 2 सितंबर तक ऑन और बिफोर, यानी कि 2 सितंबर को भी अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो वो वैलिड माना जाएगा। तो 2 सितंबर से पहले या 2 सितंबर तक आपके पास वो सर्टिफिकेट होने चाहिए। जैसे डिग्री का है तो डिग्री का सर्टिफिकेट, या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, या एक्सपीरियंस जो भी आपका है 2 साल वाला, तो वो भी उससे पहले का रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमने उसको हाईलाइट कर दिया है। नेक्स्ट और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हम यहाँ पे आप देखें तो मैं आपको कुछ यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जैसे जो फिजिकली हैंडीकैप्ड रहते हैं तो उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा मिनट्स दिया जाता है, तो वो तो सभी एग्जामिनेशंस में होते हैं। अब हम फॉर्म फिलअप आप कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो फॉर्म फिलअप आपका ऑनलाइन मोड में है, कुछ भी आपको सेंड नहीं करना है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप आप कर सकते हैं। साइट भी दिया गया है और इस वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में भी आपको साइट हम मेंशन कर देंगे, तो इस साइट पे जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। और फ़ोटो किस साइज़ का होना चाहिए, सिग्नेचर किस साइज़ का होना चाहिए, तो ये सब दिया गया। अगर आपने इससे पहले SSC का फॉर्म फिलअप किया है तो वहाँ पे डाटा ऑलरेडी स्टोर्ड रहते हैं, तो आप वो डाटा का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सिग्नेचर के बारे में भी दिया गया है आपको लास्ट में कि कैसे सिग्नेचर्स एलिजिबल हैं, एक्सेप्टेबल हैं। तो ये सब तो जैसे आप सभी फॉर्म फिलअप करते हैं तो वो इसमें भी उसी तरह का, इसमें कुछ नया कुछ भी नहीं है। लास्ट डेट और टाइम आपका है 2 सितंबर, ठीक है। 2 सितंबर रात के 11 बजे तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। फ़ी कितना है, तो फ़ी काफ़ी कम है, 100 रुपये है फ़ी। आपका जो फ़ी है वो है 100 रुपये, 100 रुपीज़ आपको फ़ी लग रहा है बच्चों, काफ़ी कम फ़ी है। और ऑनलाइन फ़ी आप पे कर सकते हैं 3 तारीख तक, 3 तारीख तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। वो वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशंस आर एक्सेप्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फ़ी। तो यानी कि जैसे मान लीजिए वुमेन कैंडिडेट हो गए या जो SC ST हैं, ठीक है, तो उनको फ़ी नहीं लगेगा, उनको 100 रुपीज़ भी नहीं देने होते हैं। तो आपको यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन है कि वैसे पर्सन जो वुमेन है या आप से बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, एक्स सर्विसमैन है, तो उनको फ़ी नहीं देना है, उनको फ़ी नहीं लगेगा। चलिए अब फ़ी कैसे पे कर सकते हैं, आप ऑनलाइन फ़ी पे कर सकते हो, या चालान से भी आप फ़ी पे कर सकते हैं, भीम UPI नेट बैंकिंग इन सब से भी कर सकते हैं, या SBI के चालान से भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अब अगर आपने मान लीजिए फॉर्म तो फिलअप किया लेकिन आप लास्ट में फ़ी पेमेंट करना भूल गए तो आपका फॉर्म बच्चों रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप जब भी फॉर्म फिलअप करें तो ये ध्यान दें कि आपने फ़ी पे किया है कि नहीं किया है। उसके बाद विंडोज़ आपका ओपन हो जाएगा फॉर्म करेक्शन के लिए 4 सितंबर से। तो ये सब इंपॉर्टेंट डेज़ हैं, ठीक है। अगर आपने कुछ मिस्टेक्स किया है तो फर्स्ट बार अगर आप करेक्ट करोगे तो 200 रुपये लगेंगे, उसके बाद आपका 500 रुपये लगेगा। तो इसलिए आप जब भी फॉर्म फिलअप करें तो एकदम सावधानीपूर्वक फॉर्म फिलअप करें कि कोई भी मिस्टेक्स नहीं हो, ठीक है। नहीं तो बाद में आपको करेक्शंस के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ सकता है और परेशानी भी हो जाती है, आप तैयारी नहीं कर पाते हैं उतने दिनों तक, तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाओगे। तो इसलिए जब भी आप फॉर्म फिलअप करें अच्छे से फॉर्म फिलअप कर देना चाहिए आपको। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस। तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस आप 3 जगह सेंटर दे सकते हो सेम जोन में।
सेम जोन में ही आपको 3 जगह सेंटर देना है। हो सकता है आपका सेंटर चेंज भी हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैक्सिमम केसेस में आपने जो ऑप्ट किया है वही आपको सेंटर मिलेगा। तो आप देख सकते हैं जिस भी जोन के हैं, जैसे सेंट्रल जोन से हैं तो सेंट्रल जोन में आपको दिया गया है कि कहाँ कहाँ सेंटर रहेगा। भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी। सिमिलरली अगर आप ईस्टर्न रीजन से हैं तो ये सब जगहों पे आपका सेंटर रहेगा। अगर आप कर्नाटका केरला रीजन से फॉर्म फिलअप करते हैं तो यहाँ पे आप सेंटर चूज कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात ये है कि तीनों के तीनों सेंटर्स एक ही जगह पे होने चाहिए, ठीक है। सारे जो सेंटर्स आप फॉर्म फिलअप में दीजिएगा तो सब एक ही जगह हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप डिफरेंट जगहों पे आपने फॉर्म दे दिया है सेंटर, ऐसा नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर कुछ और भी देखोगे तो मध्य प्रदेश का भी यहाँ मेंशन है। सिमिलरली आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का भी यहाँ पे दिया गया है कहाँ कहाँ सेंटर होगा। नॉर्थ रीजन का भी आपको सेंटर्स यहाँ पे गिवन है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का गिवन है, साउदर्न रीजन का आपको है, वेस्टर्न रीजन, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई है, ठीक है। एक कैंडिडेट में गिव ऑप्शंस फॉर 3 सेंटर्स, आपको 3 सेंटर प्रायोरिटी बेसिस पे देना है और बाद में आपको उसी तीनों में से कोई ना कोई सेंटर्स आपको मिल जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस, कि एग्जामिनेशंस का स्कीम क्या होगा। तो आपको पता है ये 2 स्टेज में एग्जाम होते हैं। आपका पहला जो स्टेज होता है वो पेपर 1 रहता है, ठीक है। पहला स्टेज आपका पेपर 1 होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस। और सेकंड स्टेज जो है वो सेकंड स्टेज बच्चों वो आपका डिस्क्रिप्टिव रहता है, सेकंड स्टेज डिस्क्रिप्टिव रहता है। तो पहला तो इम्पॉर्टेंट है कि आपको पेपर 1 का जैसे क्लियर कर लेना है। तो पेपर 1 कंप्यूटर बेस्ड होगा और जिसमें कि जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे 50 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस जो है वो है आपका 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। और पार्ट ए जनरल इंजीनियरिंग सिविल या स्ट्रक्चर की बात करें या जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल या अगर आप मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल का, तो जिस भी ब्रांच से है उस ब्रांच का आपको 100 क्वेश्चंस रहेगा और 100 मार्क्स के रहेंगे। तो टोटल 200 मार्क्स के पेपर होंगे और ड्यूरेशन रहेगा 2 आवर्स का। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, काफ़ी कम टाइम है आपके पास और काफ़ी कम टाइम बचे हुए हैं। अगस्त भी आधा बीत चुका है, सितंबर, अक्टूबर 2 मंथ आपके पास है, 2.5 मंथ, 2.5 मंथ में आपको प्रिपरेशंस करना है। तो बच्चों आपको मॉक टेस्ट भी देने होंगे क्योंकि 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसके लिए आपको स्पीड भी चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए। और आप ये मान के चलो कि जो कट ऑफ लास्ट ईयर रहता था उतना ही कट ऑफ जाएगा क्योंकि काफ़ी बच्चे इसके वेट में हैं, काफ़ी बच्चे प्रिपरेशंस करना स्टार्ट कर चुके हैं और ऑलरेडी बहुतों का ऑलरेडी प्रिपरेशंस हो चुका है। तो आप भी अच्छे से प्रिपरेशंस करें। रिटन एग्जामिनेशंस की अगर बात करें तो जब आप फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद रिटर्न रहेगा जो कि कन्वेंशनल टाइप का रहता है, ये भी 2 घंटे का रहेगा और 300 मार्क्स के होंगे। इसका पूरा सिलेबस भी आपको यहाँ पे दे दिया गया है कि क्या सब सिलेबस रहेंगे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे गिवन है। पेपर 1 आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। द क्वेश्चंस आपका दोनों ही इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। निगेटिव मार्किंग भी होगा 0.25 का, ठीक है। 0.25 का आपका निगेटिव है, करेक्ट करते हो तो 1 मार्क्स निगेटिव रहेगा 0.25। और कैंडिडेट्स आर अलाउड टू ब्रिंग देयर ऑन स्लाइड रूल, जैसे अगर आप मेंस का पेपर लिखिएगा का डिस्क्रिप्टिव तो उसमें आप स्लाइड रूल ला सकते हो, कैलकुलेटर, लॉगरिथमिक टेबल, ये सब ला सकते हैं। दे आर नॉट अलाउड टू यूज सच एड्स फॉर पेपर 1, और पेपर 1 में आपको इन सभी चीज़ों को यूज़ नहीं करना है। पेपर 1 जैसे एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद आंसर की भी आते हैं, आपको अगर आंसर्स की में कुछ मिस्टेक्स लगता है तो आप वो भी बता सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको दी जाती हैं, ठीक है। अगर कभी कोई दिक्कत हो तो जैसे मान लीजिए कोई आंसर्स आपको लग रहा है कि गलत दे दिया गया आंसर की में, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। और जो भी आप मार्क्स स्कोर कीजिएगा पेपर 1 में विल बी नॉर्मलाइज, जैसे अगर 2-3 शिफ्ट में होता है तो उसको नॉर्मलाइज भी किया जाता है, ठीक है। नॉर्मलाइज का जो रूल होगा उस रूल के अकॉर्डिंग आपको नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा। पेपर 2 विल हैव रिटन आइदर हिंदी और इंग्लिश। पेपर 2 आप जो लिखोगे या तो आप इंग्लिश में लिखोगे या हिंदी में, और इसमें ऑब्वियस सी बात है निगेटिव मार्किंग नहीं होगा क्योंकि कोई भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। और डेट ऑफ एग्जामिनेशंस इंडिकेटेड इन द नोटिस आर टेंटेटिव, जैसे मान लीजिए अभी नवंबर में दिया गया है डेट, हो सकता है कि वह डेट बाद में चेंज भी हो जाएगा, ठीक, हो सकता है चेंज भी हो जाएगा। देयर शैल बी नो प्रोविजन फॉर रीवैल्यूएशंस, रीचेकिंग ऑफ स्कोर्स इन द एग्जामिनेशंस। रीवैल्यूएशंस ये सब चीज़ों का बच्चों यहाँ पे नहीं है प्रोविज़न। तो आप जो भी एग्जाम लिखें अच्छे से लिखें, और जैसे ये सब पर्सनल आइडेंटिटी ये सब डिस्क्रिप्टिव में नहीं लिखना है। तो पहले तो अभी हम स्टेज 1 की बात करेंगे, उसके बाद स्टेज 2 के लिए भी आपको हम गाइड करने वाले हैं। सिलेबस आपको दे दिया गया है कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का क्या सब सिलेबस होगा। तो द सिलेबस ऑफ जनरल इंटेलिजेंस वुड इंक्लूड क्वेश्चंस ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल। द टेस्ट में इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन एनालॉजी,
सिमिलरिटीज़, डिफरेंसेज, स्पेस विजुअलाइजेशंस। तो हम अगर आपने हमसे पढ़ा है तो मैं इन सभी चीज़ों को पढ़ाता ही हूँ। और ये कॉमन सिलेबस है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, ये ऑलमोस्ट सभी एग्जामिनेशंस में आता है। अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो प्रीवियस ईयर तरह का ही है, कुछ नया नहीं है सिलेबस में। जनरल अवेयरनेस में आपको यहाँ पे दिया लिखा हुआ है कि जनरल अवेयरनेस में क्या पूछा जाएगा। द टेस्ट विल ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, स्पेशली पर्टेनिंग टू हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सी इन जनरल पॉलिटी एंड साइंटिफिक रिसर्च। डू नॉट रिक्वायर स्पेशल स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन, मतलब सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं तो आप उसको बना सकते हो, ठीक है। जनरल इंजीनियरिंग, अगर आप मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल का रहेगा, सिविल से हैं तो सिविल का रहेगा। तो जिस भी ब्रांच से हैं आपको उस ब्रांच का रहता है क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल इंजीनियरिंग के भी क्वेश्चंस हैं। और जनरल इंजीनियरिंग से सिविल एंड स्ट्रक्चरल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, तो ये सारे पार्ट्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। और पेपर 2 जो डिस्क्रिप्टिव होता है, तो पेपर 2 का आपको यहाँ पे मेंशन है सिलेबस कि पेपर 2 का क्या सब सिलेबस रहेगा। तो पूरे बेहतरीन तरीके से अच्छे से आपको सिलेबस दे दिया गया है। तो आप अच्छे से सिलेबस को एक बार देखिए, समझिए, और आप ये चेक करो कि क्या आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। गेट का अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं या ईएससी का प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो उसके अलावा क्या सब चीज़ें हैं, तो आप इस नोटिफिकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं एसएससी के साइट से भी, या आप खुद यहाँ से भी, इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शंस में मैं दे दूंगा तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है, और उस सभी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनेशंस का आपको दिया गया है कि किस तरह से आप एग्ज़ाम में अपीयर कर सकते हैं, और ये सब कुछ चीज़ें हैं। आप जैसे एग्ज़ाम हॉल जाओगे तो आधार कार्ड, स्कूल कॉलेज आईडी कार्ड, ये सब प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में। तो जब भी आप डॉक्यूमेंट, ये तो सिलेक्शंस के बाद की बात है, ठीक है। पहले आप सिलेक्शंस ले लो, उसके बाद इसके रिगार्डिंग भी डिटेल वीडियोज़ में बताया जाएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस क्या क्या होगा, सेकेंड स्टेज का कैसे आप तैयारी करेंगे, ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शंस, इन सारी चीज़ों को भी हम लोग अपकमिंग वीडियोज़ में, आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपको ये सब दिया गया है कि कैसे कैसे जब ज्वाइनिंग होगा, तो उन सब चीज़ों के बारे में दिया गया है। तो अभी तो ये आपके काम का नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको ध्यान नहीं देना है। पहले तो अभी आप प्रिपरेशंस में लग जाइए, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने आपको इंपॉर्टेंट सभी चीज़ों को बताया है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स आता है, कुछ भी कन्फ्यूजन आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियोज़ के कमेंट कर सकते हैं, और यह भी बता सकते हो कि आपको ये वीडियोज़ कैसा लगा है, जिससे कि मैं आपको रेगुलर इंटरवल पे आपको सारे वीडियोज़ का, सारे नोटिफिकेशंस का अपडेट इस चैनल पे प्रोवाइड करता रहूँगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल बटन जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पे एसएससी जेईई का प्रिपरेशंस भी करवाने वाला